हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 12th प्लस। यह वीडियो लेक्चर उन फर्स्ट सेम के विद्यार्थियों के लिए फोकस किया गया है जो कि इस बार प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में पहली बार अपेयर होने जा रहे हैं। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या फिर वाइवा देते समय किन किन बातों को टैकल किया जाना चाहिए या फिर नर्वस नहीं होना है, छोटी छोटी बातों को लेके उन छोटी छोटी बातों का क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और प्रैक्टिकल आंसर शीट में किस प्रकार से आपका काम होना चाहिए कि एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस हो सके। आइए उनके ऊपर चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो होने वाला है 100 मार्क्स का। टोटल कितने मार्क्स का होने वाला है? 100 मार्क्स का। इनको मैं अगर डिवाइड करूँ तो मैं इनको दो तरह से डिवाइड कर सकता हूँ, एक आपके 70 मार्क्स और एक आपके 30 मार्क्स। ये 30 मार्क्स है जो आपको किस तरह से मिलेंगे या फिर किस तरह से डिवाइड होते हैं वो आपको बता दूं। ये 30 मार्क्स डिपेंड करते हैं आपके पूरे सेमेस्टर में आपने जो प्रैक्टिकल वर्क लैब में किया है या फिर प्रैक्टिकल जो सीखे हैं आपके टीचर्स के अंडर में, उनके ऊपर डिपेंड करता है। जो अटेंडेंस आपकी रही है उनके ऊपर डिपेंड करता है और आपने जो परफॉर्मेंस किया है उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो 30 मार्क्स है वो ऑल और डिपेंड किसके ऊपर करते हैं? जो आपने फाइल्स बनाई है, जो आपकी अटेंडेंस है और आपका जो परफॉर्मेंस रहता है पूरे सेमेस्टर के दौरान जो भी आपने प्रैक्टिकल्स किए हैं। अब फाइल्स बनाना इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। फाइल्स बना के टाइम टू टाइम अपने टीचर से वो इवेलुएट करवाना या फिर चेक करवाना वो इम्पोर्टेंट। तो फाइल्स बनाई हैं तो उसको चेक करवाना बहुत ज़रूरी है। बिना चेक करवाए हुई फाइल आप अगर एग्जाम में लेके जाते हो तो उससे आपके बहुत ही बैड इंप्रेशन पड़ता है। तो फाइल आपकी कंप्लीटली चेक होनी चाहिए और टाइम टू टाइम चेक होनी चाहिए। आपकी ये बात आपको ध्यान रखनी है। रही बात इन 70 मार्क्स की, तो ये 70 मार्क्स आपको किस तरह से मिलेंगे या फिर किस के ऊपर डिपेंड करते हैं? ये रहे आपके 70 मार्क्स। ये दो चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, एक तो 45 मार्क्स और एक 25 मार्क्स। 45 मार्क्स में आपको परफॉर्म करना होगा एक प्रैक्टिकल। उस एक प्रैक्टिकल को परफॉर्म करके अपनी आंसर शीट में उस प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो भी बायोडाटा है वो आपको वहाँ पे फिल करना होगा, फिर वहाँ पे आपको राइट करना होगा। उसी के बिहाफ पे आपको 45 मार्क्स मिलेंगे। अब रही बात इन 25 मार्क्स की, तो ये 25 मार्क्स है आपके वाइवा के। स्टूडेंट के जीवन का तूफान वाइवा। अब वाइवा सब स्टूडेंट सोचते हैं बहुत ही खतरनाक वाइवा पूछा जाता है एग्जाम में, एग्जामिनर वो चीज़ें पूछता है वो पूछता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वाइवा एक जस्ट हवा बनाई हुई चीज़ है। वाइवा बहुत ही एक सरल स्वभाव से चीज़ है। वाइवा कुछ नहीं, जो प्रैक्टिकल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वाइवा पे भी चर्चा करेंगे और जो आपको 45 मार्क्स कैसे गेन करें उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। आइए हम स्टेप बाय स्टेप चर्चा करते हैं। तो आपके सिलेबस में हैं 7 से 8 प्रैक्टिकल्स, जैसा कि आपने परफॉर्म किए होंगे पूरे सेमेस्टर में। तो वो हैं आपके 7 से 8 प्रैक्टिकल। बात कर रहे हैं हम 45 मार्क्स आपको किस तरह से गेन करने हैं इजीली, क्या क्या स्टेप उसके होने चाहिए। तो 45 में मार्क्स कैसे मिलेंगे कि 7 से 8 प्रैक्टिकल में आपको एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। अब वो प्रैक्टिकल कौन सा होगा वो आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको प्रैक्टिकल कौन सा मिलता है। आगे बात समझ में? तो जैसे ही आपको प्रैक्टिकल मिला तो आपको जो भी ऑब्जेक्ट लिखा हुआ मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। ये तो आपको बात पता ही होगी। अब उस प्रैक्टिकल को किस तरह से परफॉर्म करना है अपनी आंसर शीट में वो हम यहाँ पे बताते हैं। तो आपका फर्स्ट स्टेप है जो कि आपको जो प्रैक्टिकल मिला है उसके अकॉर्डिंग उसका जो पर्पज़ है उसके अकॉर्डिंग उसका क्या फॉर्मूला होना चाहिए, आपको क्या डिफाइन करना है वो आपको यहाँ पे लिखना है। फॉर्मूला यूज़ और या फिर उसका क्या जो प्रिंसिपल है। आई बात समझ में? अगर हिंदी में कहे तो सूत्र या फिर जो सिद्धांत है वो। अब सूत्र और सिद्धांत में क्या लिखते हैं? सूत्र और सिद्धांत में जो चीज़ आपको डिफाइन करनी है, जो चीज़ आपको वेरीफाई करनी है, जिस चीज़ का आपको मान ज्ञात करना है उस चीज़ को आप लिखोगे। उस चीज़ का फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले के बिहाफ पे उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको जो जो ऑब्जर्वेशन लेनी है उस फॉर्मूले में पुट करोगे, तब आपका आंसर जो आएगा वो फॉर्मूला आपको यहाँ पे
राइट करना है। अब फॉर्मूला राइट करना है तो फॉर्मूला में आपको पता है कि बहुत सारी टर्मिनोलॉजी होती है, तो उन टर्मिनोलॉजी को यहाँ पे आपको एक एक करके डिफाइन करना है। ऐसा ना हो कि आपने फॉर्मूला लिखा है लेकिन फॉर्मूले में जो भी आपने बायोडाटा लिखा है, फॉर्मूले में जो भी उसकी जान है, जो उनकी टर्मिनोलॉजी है, उनको आपको एक एक करके, जो फॉर्मूले के मेंबर्स हैं उनको एक एक करके डिफाइन करना है, तभी आपका ये जो एक सेक्शन है फॉर्मूला यूज या फिर प्रिंसिपल पूरा होगा। अब रही बात, सेकंड नंबर आता है मेथड। जो एक्सपेरिमेंट करने का मेथड होता है ये कोई एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि एग्जामिनर वो मेथड आपसे लिखवाए या ना लिखवाए। जैसा मेरा एक्सपीरियंस है कि मेथड आज तक तो नहीं लिखवाया गया है, अब आगे लिखवाया जा सकता है, नहीं भी लिखवाया जा सकता, तो मेथड पे इतना गौर करना जरूरी नहीं है। तो आपको सीधी सीधी फॉर्मूला यूज लिखना है। सेकंड नंबर, आपको मेथड लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो कोई भी जरूरी नहीं होता है। आई बात समझ में? थर्ड चीज आपकी आ जाती है डायग्राम। उस एक्सपेरिमेंट में जो डायग्राम मेंशन करना है उस रिलेटेड, तो वो डायग्राम क्या है, उस डायग्राम में जो नॉमेनक्लेचर करना है वो पूरा एक सिस्टमेटिक डायग्राम आपको बनाना है, या फिर कोई सर्किट डायग्राम है उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ये तो हो गई 3 बातें। अब आगे की बातें क्या है वो देखते हैं। नंबर 4, आपने फॉर्मूला लिख दिया, डायग्राम बना दिया। डायग्राम बनाने के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी है ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन में आप क्या क्या लिख के आएंगे वो देखते हैं। अब आप ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट आपके पास आया है, जिस इंस्ट्रूमेंट पे आप काम करने वाले हैं वो एक्यूरेट आपको पर्पज से क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है, तो उसको पहले आपको चेक करना है और उसकी रीडिंग 0 पे सेट करनी है। आई बात समझ में? सबसे पहले आपको काम करना क्या है, जो भी आपने जो इंस्ट्रूमेंट है उसका क्या करना है, लिस्ट काउंट आपको देखना है या फिर लिखना है। लिस्ट काउंट वहाँ से मेजर करके लिस्ट काउंट को वहाँ पे आपको लिखना है। आगे बात समझ में? ऑब्जर्वेशन का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रूल यही है कि आपको वहाँ पे लिस्ट काउंट मेंशन करना जरूरी है, कि लिस्ट काउंट के बिहाफ पे आपकी जो सारी रीडिंग है वो वेरी करेगी और उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो ऑब्जर्वेशन है आगे कैरी हो पाएगी। आगे बात समझ में? ऑब्जर्वेशन में आपने लिस्ट काउंट परफॉर्म किया, और सेकेंड बात है जो भी आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, सपोज आपने कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म किया, जैसे कि मान लो उसमें कैपिलरी ट्यूब की यूज़ हो रहा है, उसमें रबर ट्यूब का यूज़ हो रहा है, या फिर कोई पाइप या फिर कोई भी तार यहाँ पर यूज़ हो रहा है, तो उसकी जो रेडियस है, उसका जो एरिया है वो आपको मेंशन करना होगा यहाँ ऑब्जर्वेशन में। उनकी रेडियस हो गई, लेंथ हो गई, एरिया हो गया, वो सारी चीज़ें किस में आएगी, ऑब्जर्वेशन में आएगी। जो वर्नियर कैलिपर्स भी आप यूज़ करोगे या फिर जो स्क्रू गेज भी आप जो यूज़ करोगे उसका भी क्या करना है, आपको यहाँ पे लिस्ट काउंट यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है। आई बात समझ में? ये नंबर 4 हो गया अपने पास ऑब्जर्वेशन। नंबर 5 पे आता है अपने पास ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल, अब ऑब्जर्वेशन टेबल में जो प्रैक्टिकल आप परफॉर्म करने वाले हो उससे रिलेटेड ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ली जाएगी और टेबुलर फॉर्म में उसको फिल किया जाएगा 1 by 1। अब रही बात वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि जब भी आप इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग लेने जाओ, जब भी आप फर्स्ट रीडिंग नोट कर लेते हो, तो फर्स्ट रीडिंग आपको एग्जामिनर को वेरीफाई करवाना जरूरी होता है कि जो आपकी फर्स्ट रीडिंग है आपने एक्यूरेट ली या नहीं ली। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो पूरे प्रैक्टिकल की जो रीडिंग होती है वो क्या करते हैं, रट के चले जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही गलत चीज़ है। इससे आपका बहुत ही बैड इंप्रेशन पड़ेगा और एग्जामिनर इससे बहुत ही गुस्सा होते हैं। ठीक है, तो एग्जामिनर चाहता ही है कि आप जो पहले रीडिंग ले रहे हो उसको वेरीफाई करवाएं, उसको चेक करके उसका साइन करवाएं। ये आपको बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। आगे बात समझ में? तो 1 by 1 आपको ये टेबल फिल करनी है। तो ऐसे आपके क्या हो गया, 5 स्टेप हो गए। आगे बात समझ में? तो 6th स्टेप आपका जो होगा वो होगा आपका कैलकुलेशन, और जो भी आपको ग्राफ वगैरह बनाने हैं। आगे बात समझिए, कैलकुलेशन और जो भी प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग आपको जो ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी उसके हिसाब से आपको ग्राफ बनाने हैं। और जो नंबर 7 पे आएगा वो आपका रिजल्ट। अब रिजल्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात प्रैक्टिकल की जान, उसका रिजल्ट। अब प्रैक्टिकल आपने कर लिया, सब कुछ आपने कैलकुलेशन भी तरीके से की, ग्राफ वगैरह सब अच्छे से बनाए, लेकिन रिजल्ट में अगर आपने सही से मेंशन नहीं किया तो प्रैक्टिकल क्या आपको कुछ काम का नहीं आएगा। अब रिजल्ट आपने लिखा कि आपने रिजल्ट में क्या क्या मेंशन कर रहे हो वो आपको पता होना चाहिए। सपोज आपने किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू इवेल्युएट करके उसकी लिखी, तो जो क्वांटिटी की वैल्यू लिखी है आपने, जो भी मतलब फिजिकल क्वांटिटी लिखी है, तो उस फिजिकल क्वांटिटी की आपको यूनिट लिखना इंपॉर्टेंट है। यूनिट लिखना
बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिट क्या होती है उस तरह से, जब आप किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट नहीं लिखोगे उसकी वैल्यू नहीं है उस हिसाब से। आगे बात समझ में? तो यूनिट लिखना सबसे इंपॉर्टेंट है, वो भी रिजल्ट के अंदर। और फॉर्मूला लिखो तो फॉर्मूले के अंदर में, उसकी फॉर्मूले में जो भी फॉर्मूला लिख रहे हो उस चीज़ की आपको यूनिट लिखनी जरूरी है। आई बात समझ में? तो ब्रीफ में बता देता हूँ आपको कि आपको प्रैक्टिकल में क्या क्या लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बताया मैंने? फॉर्मूला यूज या फिर सूत्र और सिद्धांत। सेकंड नंबर पे आप मेथड हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी जरूरी नहीं है। फिर आ जाता आपका डायग्राम। डायग्राम के बाद ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मैंने क्या बताया आपको? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट लिखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 4 पे आ जाते हैं आपके ऑब्जर्वेशन टेबल। नंबर 5 पे आ जाता आपकी कैलकुलेशन, ग्राफ, फिर आपके रिजल्ट। आगे बात समझ में आपको? ये चीज़ें आपको बातों का ध्यान रखना चाहिए। रिजल्ट को लिखने चाहे उसकी यूनिट लिखना ना भूलें। और एक और स्टेप मैंडेटरी रहता है, प्रिकॉशन या फिर सावधानियाँ, कि आपको प्रैक्टिकल करते करते समय कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी है। अगर रिक्वायर्ड है तो 1 या फिर 2 सावधानियाँ आपको लिखनी होती है, वो भी अगर कभी कभार लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो भी कोई ज़रूरत नहीं है इसके भी। आपको जो मैंडेटरी स्टेप है वो फॉर्मूला यूज है, डायग्राम है, ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन टेबल है, कैलकुलेशन है और रिजल्ट है। इतना काम आपने किया है तो 45 मार्क्स के लिए इनफ हो जाता है आपके पास। ये आपने 45 मार्क्स का काम कर दिया। अब रही बात 45 के बाद 25 मार्क्स कैसे गेन किए जाए वाइवा के। क्योंकि वाइवा ऐसी चीज़ है कि वाइवा से जो इंप्रेशन आपका बनना चाहिए वो कि वो पूरा का पूरा 25 मार्क्स नहीं, पूरे के पूरे कितने 70 मार्क्स आपके वाइवा के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो वाइवा कैसे डिपेंड करते हैं वो हम बात करते हैं। अगर आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म किए हैं तो आपको पता होगा कि जो 60 प्रैक्टिकल है उसमें से जो मेजरली अगर 5 से 6 प्रैक्टिकल है वो आपके मैकेनिक्स से बिलोंग करते हैं। और मैकेनिक्स में वो भी किससे? यूनिट फर्स्ट से बिलोंग करते हैं। यूनिट फर्स्ट में क्या क्या है? इलास्टिसिटी, अब इलास्टिसिटी में आपने देखा होगा कि एक तो इलास्टिसिटी क्या चीज़ होती है, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, इन तीनों की डेफिनेशन, इनकी जो यूनिट है, इनकी जो डायमेंशंस है, वो सारी आपके वाइवा में पूछने लायक है। आगे बात समझ में? पहली बात तो ये। अब दूसरी बात क्या है? जो इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स हैं, जो स्ट्रेस और स्ट्रेन से रिलेटेड जो इलास्टिक 3 तरह से अपने पास कॉन्स्टेंट है, उन कॉन्स्टेंट की डेफिनेशंस, उन कॉन्स्टेंट्स के बीच में क्या रिलेशंस हैं, वो सारे जो इंपॉर्टेंट 3 से 4 रिलेशन है वो, और उनकी यूनिट और डायमेंशन और एक डेफिनेशन, ये आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि आपको मैं टाइप बता देता हूँ कैसे, किस टाइप से आपको याद रखनी है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि विभिन्न प्रकार के क्या है आपके पास प्रत्यास्थता गुणांक है। प्रत्यास्थता गुणांक की जो डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशन के बाद उसका जो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले के बाद उसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है, और मेन चीज़ क्या है ये यूनिट। किसी भी चीज़ की जान क्या होती है? यूनिट। यूनिट के बिना फिजिक्स में कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। आगे बात समझ में? और एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके पास है पाइसन रेशियो। हर एग्जामिनर ये चीज़ ज़रूर पूछता है कि पाइसन रेशियो की यूनिट बताइए। तो अब आपको पता है कि कोई भी चीज़ किस में है, अनुपात में है या फिर रेशियो में है, तो उसकी कोई भी यूनिट या फिर उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। ये बात आपको पता रहनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि जो रिलेशन है अपने पास, जो भी अपने पास इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स हैं, उनमें जो रिलेशन है आपके पास ये वाला, और एक सेकेंड
ये रिलेशन, सेकंड ये रिलेशन, थर्ड ये रिलेशन, और फिर कुछ डेफिनेशंस हैं इलास्टिसिटी से जुड़ी हुई, कुछ डेफिनेशंस हैं वो आपको याद होनी चाहिए और उनको याद करना है आपको वाइवा की तैयारी के लिए। तो वाइवा की तैयारी के लिए कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि वाइवा की तैयारी कैसे करें, कुछ नहीं है। तो ये छोटी सी PDF है, आपको 12+ ऐप पे अवेलेबल हो जाएगी, आप वहाँ से वाइवा की तैयारी भी कर सकते हैं आराम से, इजी गोइंग वाइवा है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि प्रैक्टिकल एग्जाम किस तरह से होते हैं, नॉर्मल एग्जाम की तरह प्रैक्टिकल एग्जाम भी होते हैं, तो वाइवा भी इजी गोइंग होता है, उससे कोई भी आपको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वाइवा की तैयारी आपको और अच्छी करनी है तो आपको जो भी प्रैक्टिकल्स हैं आपके, जो भी 7 से 8 प्रैक्टिकल्स हैं, उन प्रैक्टिकल्स में जो भी उनके पर्पज़ है वो देखो, और उनसे जुड़ी रिलेशन में उनकी जो उनसे रिलेशन है, उनसे रिलेशन क्या क्या डेवलप हो सकते हैं, और उनसे जुड़ी जो डेफिनेशंस है, उनसे जुड़ी जो यूनिट्स हैं। वाइवा में बहुत छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती है, वो बड़ी चीज़ें नहीं पूछी, कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछी जाती है वाइवा में। वाइवा में बहुत छोटी छोटी चीज़ें मायने रखती है। तो जो प्रैक्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वाइवा में, जो प्रैक्टिकल आपने परफॉर्म किया है, जब भी आपने क्राइटेरिया, फिर जो भी आपने मटेरियल आपके आंसर शीट में लिखा है ना, तो उस आंसर शीट से बाहर आपको वाइवा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आपने लिखा है वो आपको पता होना चाहिए, मैंने उस आंसर शीट में क्या क्या मेंशन किया है प्रैक्टिकल करने के दौरान। आई बात समझ में? रही बात एग्जामिनर की, तो एग्जामिनर इनसे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा आपसे। आई बात समझ में? ये तो था आपका 100 नंबर कि 100 नंबर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए, और 70 में से भी 45 कहाँ से मिलेंगे और 25 कहाँ से मिलेंगे। लेकिन सॉरी, जो भी 25 मार्क्स जो वाइवा के हैं, सारा का सारा डिपेंड करता है पूरे प्रैक्टिकल एग्जाम का इंप्रेशन। आगे बात समझ में? तो वाइवा की तैयारी को और अच्छे करने के लिए जो मैंने PDF अभी आपको दिखाई है, वो PDF आपको ऐप पे अवेलेबल हो जाएगी। तो डरना नहीं है साथियों, आराम से बस जस्ट चिल होकर एग्ज़ाम दीजिए बहुत अच्छे से, और एग्ज़ाम के लिए आपको सबको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।